बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त सिचुएशन जारी है और ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, इसको डिस्कस करने के लिए हम न्यूज़ आपके साथ 24 आवर्स जुड़ा हुआ है। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मैं इमरान हसन हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम जितनी मालूमात आप तक लेकर आ रहे हैं, अब तक वो मालूमात आपके उस मेयार के मुताबिक है जो चाहते हैं आपके आप तक पहुँचनी चाहिए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यकीनी तौर पर उसकी शिद्दत अपने अरूज पर है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल एक जिम्मेदार कौम होने की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया कौम के साथ। इससे पहले उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया, पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसको एतमाद में लिया और फिर जो कौमी मौक़िफ़ है उसको दुनिया तक और पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया और दैट वाज फॉलोड बाय DG ISPR प्रेसर। हमने इन दोनों को अनफोल्ड करना है, इस सिचुएशन पर बात करनी है और अब हालात किस जानिब जा रहे हैं, ये लीडर किस जानिब बढ़ रहा है, इस पर हमने बात की। सबसे पहले आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनवाते हैं, जो उन्होंने आवाम से गुफ्तगू के दौरान, आवाम से खिताब के दौरान जो बात की वो सुनते हैं। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे। हम ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। जो एक प्लानिंग के साथ भारत ने अटैक किया था उसका क्विक रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया और पाकिस्तान को पूरा हक था और ऐसा जवाब दिया कि भारत हमेशा याद रखेगा। 5 तैयारे जो है वो फौरी तौर पर क्विक रिस्पांस के तौर पर मार भी गिराए। उसके बाद DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से अभी तक जो कुछ बताया गया है, सारे सबूत दुनिया के सामने रखे गए हैं कि भारत कैसे कैसे जारहियत करता रहा है और करता जा रहा है और पाकिस्तान ने कैसे जवाब देना है, उनका भी एक शॉट हमारे पास है। है, लेकिन ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो 5 तैयारे क्या भारत के 500 तैयारे भी हों और उनका कचरा उसको उठाना पड़े तो वो इस एक जान की कीमत अदा नहीं कर सकते। वो मासूम शहादत, वो मासूम जान जिसके नवाज़े जनाजा में कल वज़ीर आज़म शरीक थे, सदर मुमलिकत शरीक थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीक थे। उन्होंने उस मासूम की फैमिली को, उसके भाई को गले लगाया और वो आंसू जो उस बच्चे की आंख में थे, उस बेगुनाह खून के बहने के बाद पाक फ़ौज इस वक्त अपने अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है और इस बात के लिए कल पाक फ़ौज ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानियों के बिहाफ के ऊपर ये बात वाज़े की है कि मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून के हर एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। कौम को अफवाज पाकिस्तान पर और अफवाज को अपनी बहादुर कौम पर फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान और कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। अपने अवाम और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कल कैटेगोरिकली वाजे कर दिया वंस अगेन पाक फौज ने। आपको सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बान। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। हिंदुस्तान ने नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। क्या वो जानता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट एंड विल रिस्पॉन्ड टू दिस एग्रेशन एट ए टाइम, प्लेस एंड मीन्स ऑफ आवर ओन चॉइस। वी विल रिस्पॉन्ड, ये कहा गया DG ISPR की जानिब से। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने जवाब दिया और बताकर जवाब दिया है कि अब वक्त का तयन भी हम करेंगे, जगह का तयन भी हम करेंगे और हम जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि जब आप एक किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और एक ऐसे मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक करते हैं जो अमन की बात करता है तो फिर वो कैसे जवाब दे सकते हैं। एंड तारीख गवाह है कि जब जब भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा है उसे इबरतनाक अंजाम से दो चार भी होना पड़ा है। 1965 का जिक्र कर लें, 2019 का जिक्र कर लें, कारगिल का जिक्र कर लें या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का, हर मर्तबा दुश्मन ने अटैक किया और इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर जो हमारे विफाकी वुज़रा हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर, लोकल मीडिया के ऊपर जाकर ये जो एक नैरेटिव की जंग भारत लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसका भी भरपूर जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ साहब प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कल भी उन्होंने पाकिस्तान के जो मकामी चैनल्स हैं हम न्यूज़, उन्होंने बातचीत की एंकर पर्सन्स को इस हवाले से बात करते
करते हुए उन्होंने आगाह किया कि इस वक्त पाकिस्तान क्या सोच रहा है। और जहाँ तक रिटेलिएशन की बात है, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी रिटेलिएटेड, बट व्हेन इट कम्स टू वो क्या कहते हैं ना, हिसाब बराबर करना, तो वो अभी डेफिनेटली बाकी है। किसी मुल्क को, भारत तो हमारा दुश्मन मुल्क है, किसी मुल्क को ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की 1 इंच की भी सॉवरेंटी को चैलेंज करे, पाकिस्तान के मासूम शहरियों की जान लेने की कोशिश करे, या ये कोशिश करे कि पाकिस्तान की सलामती चैलेंज हो। इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए पाकिस्तान इस वक्त फर्म है अपने बिलीव के ऊपर कि हमने इस चीज़ का बदला लेना है और भारत को धूल चटानी है इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, इसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं, क्या कहा उन्होंने। इस वक्त जो है हालात और उसके मुताबिक जो है, जो भी कल हुआ है या उससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज, वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ये जो झगड़ा है या ये कन्फ्रंटेशन जो है ये एक्सपेंड ना हो जाए। कल शाम में जिक्र किया था ख्वाजा आसिफ ने कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त जो टेंशन चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मजीद एस्केलेट भी हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अभी तक अनऑफिशियल न्यूज़ जो है ना वो इस सिलसिले में आती ही जा रही हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं होती हैं, कंफर्म नहीं होती हैं, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं कि वो अब कैसे देख रही हैं कि क्या ये मामला थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा, डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, या फिर पाकिस्तान को जवाब लाजमी देना चाहिए और अपनी मर्जी के मुताबिक वक्त का तयन करके देना चाहिए। थैंक यू सो मच हुमा साहिबा ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा अब कैसे एनालाइज करेंगी कल से अब तक क्या तब्दीली आई है सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान का तो हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि टॉक्सिक एस्केलेशन ना हो, और बावजूद इसके कि इंडिया ने जानबूझकर इल्ज़ाम तराशी की थी, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन ऑफर की। इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वाज ऑफर्ड बाय पाकिस्तान, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट करते हुए एस्केलेशन को इस लेवल पे ले गए जो सूरत हाल आपने कल देखी। और जाहिर है, और अभी हमने समझिए उसको रिपल्स किया है, हमने काउंटर अटैक नहीं किया, जवाब नहीं दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अटैक इंडिया ने किस वक्त किया। ये जो उन्होंने 3 हमारे पास ऊपर मिसाइल फेंके, वो उस वक्त के इट वाज ऑन द ईव और जब हम जर्नलिस्ट को, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को ले जा रहे थे उन इलाकों को दिखाने के लिए जहां पे इंडिया कहता था कि हमारे पास अल्लाह माफ करे कोई ट्रेनिंग कैंप्स हैं वगैरह वगैरह। तो इट वाज डन एट दैट टाइम ताकि वो इस हमारी एफर्ट को सबोटाज करें और हमारा केस और मजबूत ना हो। उसके बाद वो थोड़ा सा मेरे ख्याल ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, उन्होंने क्लस्टर्स छोड़े कोई 75 जहाज़ों के एयर पे, जो बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग थी, बहुत हार्ड पोस्चरिंग थी, और जिस वो अग्रेसिव पोस्चरिंग हुई तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। और आपको पता है कि हमने वी डाउन्ड देयर प्लेन्स, व्हेन वी डाउन्ड देयर प्लेन्स, तो भी आप मेरी बात सुने, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे थी, वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, आपके पास क्या सबूत है आपने जहाज गिराए? जी तो नहीं पता कि जहां फिर इंडिया ने खुद इकरार किया कि जी 3 जहाज गिरे, और जो कंपनी वो जहाज बनाती है उसने CNN को इंटेलिजेंस अहदेदार जो हैं फ्रांसीसी, उन्होंने भी CNN को इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये मान लिया कि एक ही कंफर्मेशन आ गई है, बाकी 3 के बारे में हम चेक कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। सो आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया जो है एक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, इंडिया जान करके ऐसी चीजें थ्रो करता है मार्केट में कि जो पाकिस्तान का स्टांस है वो कमजोर हो। अब के हमने इन सम वेज हम डटे रहे ऑन ऑल फ्रंट्स। उमा साहिबा, एक ये जो कल फिनोमेनन DGISPR ने जिसकी जानिब इशारा किया कि उस वक्त तकरीबन कुछ 70-75 फ्लाइट्स हवा के अंदर थीं जब भारत ने अटैक शुरू किया, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को। एक तो ये एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल अप्रोच कि उससे किसी भी मुल्क की कोई भी फ्लाइट अगर उसको खुदा न खास्ता वो हिट हो जाता है, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जो पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। फिर दूसरी जानिब हम जिनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, दूसरे मुल्क की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके वहाँ पे मासूम बच्चों और ख़वातीन को मारना, एंड देन किसी मुल्क के वाटर रिजर्वायर को अटैक करना। आई बिलीव इंडिया इस वक्त सारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको ब्रीच कर चुका हुआ है, बट स्टिल देयर इज नो कंडेमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, दो पाकिस्तान इज शोइंग द विजुअल प्रूफ्स। योर टेक। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इंडिया, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है
ये न्यूयॉर्क टाइम्स को जब ब्रीफिंग दी गई फिलगाम के अटैक पर, तो उन्होंने बाहर आके 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि इंडिया के पास दिखाने को कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसा लगता है कि इंडिया इस इल्जाम तराशी को इस्तेमाल करके ग्लोबल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है। और आपने देखा इस पूरे शोर हंगामे में जो सबसे क्रिटिकल चीज हुई है वो सिंतास मुआहदे को अबायंस में डालना है, और फिर जैसे ही उन्होंने मौका मिला उन्होंने हमारे वाटर स्ट्रक्चर्स पर अटैक किया। तो इसीलिए कल हमने ये कहा है कि जी ये तो खुला, एक तो एक्ट ऑफ वॉर हो ही चुका था जब उन्होंने सिंतास मुआहदे से बाहर निकले, दूसरा एग्रेशन कल हो गई। तो अगर पाकिस्तान को अच्छा, आपने कहा इंडिया वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ है। पाकिस्तान इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ होगा जब वो जवाब देगा, क्योंकि एज पर जिनीवा कन्वेंशंस हमें हक हासिल है कि इस तरह की अग्रेशन हो तो हम उसका जवाब। हुमा साहब, आई एम ग्लैड कि आपने ये इंटरनेशनल लॉ की बात की कि पाकिस्तान के पास अब मॉरल हाई ग्राउंड भी है कि पाकिस्तान जवाब भी दे सकता है। और यूएन चार्टर जो है उसका आर्टिकल 51 राइट नाउ बहुत डिस्कशन के अंदर है। अब उसके अंदर एक एंगल ये भी निकाला जा रहा है कि वो आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि सिर्फ दिफा का हक देता है, बदले का हक नहीं देता। पाकिस्तान ने अपना दिफा कर लिया है जिस वक्त अटैक किया गया भारत की जानिब से। अब अगर पाकिस्तान अटैक करता है, जिसका के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान करेगा, बदला लेगा, क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको चैलेंज किया गया है, देन व्हाट डू यू थिंक, इस चीज को भी इशू बनाया जाएगा कि अभी आर्टिकल 51 को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये इल्जाम भी लगाया जाएगा? अव्वल तो मैं समझती हूँ कि ये इक्वेशन पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन पर लगती नहीं है, क्योंकि इंडिया अग्रेशन से रुक नहीं रहा है। एज आई स्पीक टू यू, इंडियन ड्रोन्स गिराए हैं पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए तवातुर के साथ पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में राब्ता हुआ है जी। तो ये इंडिया जो है वो 2 prong स्ट्रैटेजी पे है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी दिखा रहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ वो जा रहे हैं, उसके साथ साथ वो ड्रोन सर्वेलेंस ड्रोन्स भी हमारी हदूद में भेज रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तो ऑन ग्राउंड अग्रेशन खत्म नहीं हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी खामोशी नहीं है। आपको थ्रेट जो है यानी बंद की है अभी भी यानी कि मौजूद है इमिनेंट थ्रेट, और इसलिए ये आर्टिकल 51 वाला मामला जो है जो उसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पर नहीं लगता। गुजारिश कर दूं जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए ये बात हमें समझनी चाहिए। हिस्टोरिकली स्पीकिंग दुनिया में यूएन रेजोल्यूशन के 2 बिगेस्ट वायलेटर्स हैं। एक है भारत और दूसरा है इजराइल। भारत इस वक्त अपने अग्रेशन का जो सफा है वो इजरायली प्लेबुक से निकाल रहा है, और मेरे ख्याल में वो सेम एक ही सिलेबस से दोनों मुमालिक। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से हमारे साथ शहरी रहमान साहिबा भी हैं, जरा मैं उनसे भी राय लेना चाहूँगा, उनसे भी बात। शहरी साहिबा, थैंक यू वेरी मच, यू मस्ट हैव बीन फॉलोइंग द सिचुएशन, आई बिलीव, बीइंग अ रिस्पांसिबल पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त जो सवाल मेरा पहला है वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से है। खबरें ये आ रही हैं कि हैज़ रीच्ड नई दिल्ली, और न्यू दिल्ली के अंदर पहुंचकर अब वो जाहिर बात है जो भी उनका काम है, आप इसको कितना सिग्निफिकेंट देख रही हैं? दो कि इससे पहले इस एफर्ट के अंदर कोई ऐसा असर हो नहीं पाया है जो ईरान ने की है कोशिश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। योर टेक। शुक्रिया जी। ईरान देखिए एक एनर्जी टाइटन है, कि बहुत बड़ा एनर्जी पावर है जिसे कहते हैं ना, ऑयल एनर्जी। दूसरा सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट का एनर्जी पास, इनका अपना वजन होता है और अपनी जिसे कहते हैं कैपेसिटी होती है, और डिप्लोमेटिक जो भी अपना वजन ला सकते हैं वो लाते हैं। और ये मुस्बत बात है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि टेंशन्स को नीचे किया जाए। तो इसमें तो कोई मैं नहीं समझती गलत बात। उनके जितने भी एफर्ट्स हैं वो एक अग्रेसर से बात करें ना, मैं समझती हूँ ये सही है कि अग्रेसर से पहले बात करें। लोग सब दोनों से जरूर कह रहे हैं, जो एक तरीकेकार है कहने का कि डी एस्केलेट करें, लेकिन इसमें अग्रेसर कौन है जी? इंटरनेशनल टेररिस्ट के जिम्मे में आता है भारत का बिहेवियर, कि वो रात को जिस तरह बगैर किसी सारे वॉर प्रोटोकॉल के बाहर ऑपरेट करते हुए, यूएन चार्टर, सारे जिनीवा कन्वेंशन,
हर चीज के बाहर ऑपरेट करते हुए आप प्रीमेडिटेटेड स्ट्राइक करते हैं, भी अनप्रोवोक्ड, मतलब बिला इख्तियार आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चों और मसाजिद को आप शहीद कर रहे हैं, ये तो नॉर्मलाइज नहीं हो सकता जी, वी कांट अलाउ इट। बिल्कुल सही। अच्छा शहरी साहिबा, एक तो ये कि एक पहली मूव के बाद जो एतमाद है वो और होता है, और जो जब एक मूव हो जाती है तो वो और होता है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। इंडियन मीडिया के तो रवैये में कुछ हद तक वी हैव फेल्ट कि तब्दीली आई है। वो पहले जो बढ़ के मार रहे थे काफ़ी हद तक दे आर ग्राउंडेड, बिकॉज उनको उनके रिपोर्टर्स बता चुके हैं कौन सी वो 6 साइट्स हैं या 5 साइट्स हैं जिसके ऊपर हमने उनके जेट्स को मारा है। नंबर 1, क्या इंडियन गवर्नमेंट के भी रवैये के अंदर, उस एग्रेसिव अप्रोच के अंदर आप कोई तब्दीली देखते हैं डिप्लोमेटिकली, सिंस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान इज ओवर देयर, तो आप कोई तब्दीली देखती हैं इस फर्स्ट मूव के बाद, जब उन्होंने देख लिया कि उनकी एयरफोर्स की वो कैपेसिटी नहीं है जिस पे वो बहुत ज़्यादा इतरार रहते, खासतौर पर राफेल्स को लेकर? जी जी, वो कैपेसिटी तो सबको नजर आ गई। वो बड़ा अनाज था उनको कि उन्होंने 70 से 80 जेट्स लॉन्च किए थे लिमिटेड बैटलफील्ड में और एयर स्पेस में, और इसका हवाला मैं इतना जरूर दूंगी कि देखिए ये सिर्फ वाइमार जर्मनी में हुआ था कि इस लेवल के जेट्स जाते थे कार्पेट बॉम्बिंग करने के लिए। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इसको हाईलाइट करना चाहिए कि पाकिस्तान का कितना लिमिटेड और मेजर्ड रिस्पांस था, कितनी रिस्ट्रेंट और तहम्मुल दिखाई गई। और मैं तो बिल्कुल आफरीन है हमारी एयरफोर्स पे कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त। मैं वैसे बहुत भी तारीफ नहीं करती, बट लुक एट देयर परफॉर्मेंस। Yes, exactly. बिल्कुल ऐसे। Let's discuss one more angle. आपने to go now if you don't mind, I have another commitment. No worries. One question if you don't mind. आपने जो कल बात की थी उसके ऊपर ही मैं चाहूंगी, क्योंकि अब वैसा हो रहा है, ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा है कि वो मीडिएशन के लिए बात कर रहे हैं। शही साहिबा साथ मौजूद है? चलें, it's okay. It's an important move. Another, अच्छा आपने ट्रम्प का जिक्र कर ही दिया, तो ट्रम्प यस अब उन्होंने मीडिएशन की बात की है। उन्होंने एक तो दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक तो इंडिया जाहिर बात है एलाई है अमेरिका का, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी बहुत कोऑपरेशन उनका मौजूद है, लेकिन कल जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, और ट्रंप भी उन्होंने भी एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच ऐसे रखी कि जब तक ये एक्शन नहीं हुआ था दे सेड ही जस्ट कैजुअली टॉक्ड अबाउट इट कि यार इट्स शेमफुल ये सब कुछ जो हो रहा है, बट व्हेन इट हैड हैपेंड, व्हेन पाकिस्तान एयरफोर्स हैज प्रूवन कि वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, 5 जेट 1 घंटे 2 घंटे के अंदर मार गिराना, हमारी पंजाबी में उर्दू में कहते हैं खाला जी का घर नहीं है। उसके बाद ट्रंप का रवैया तब्दील हुआ है। कल उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help. जी ऑफर करवा दिया है अब आकर ट्रंप ने कि वो मीडिएशन के लिए तैयार है। एंड ये चीज़ जो मैं शरी साहिबा से पूछना चाही थी, उन्होंने कल राइटफुली आइडेंटिफाई की थी कि ये किया जाएगा। वंस आपको इजाज़त दे दी गई भारत को कि वो जाकर अटैक करें, और अटैक करने के बाद कहा जाएगा कि आप रुक जाएं, अब इससे आगे ना बढ़े। लेकिन पाकिस्तान का राइट है, इसमें बहुत अहम नुक्ता है कि इस गुफ्तगू के अंदर टिट फॉर टैट का बहुत अहम नुक्ता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के, ओब्वियसली यूएसए के, उन्होंने कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टिट फॉर टैट की बात करके इस बात को बराबर कर दिया कि देयर इज नो डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू डिटरेंस, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। जब आप डिफेंस की बात करेंगे इट्स टिट फॉर टैट, जो इंडिया पाकिस्तान से करेगा पाकिस्तान इंडिया के साथ करेगा, एंड दैट्स व्हाट पाकिस्तान एयरफोर्स हैज प्रूवन। और हमें अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए, आजिज़ी के साथ, कोई गुरूर नहीं है, कोई बढ़क नहीं है राफेल वाली या इंडिया वाली, लेकिन जिस तरीके से जिस प्रोफेशनल अंदाज के अंदर हमने अपनी मादरे वतन का दिफा किया। और यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि सारे ऑपरेशन के अंदर 1 इंच भी कोई भारतीय कदम पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं पड़ा है, चाहे वो हमारी फ़िज़ाई हदूद हैं या ज़मीनी हदूद हैं। किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर आता, अपनी हद में रहते हुए तो आप दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकते हैं, और ममालिक करते रहते हैं ऐसी एग्रेशंस, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। सो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अब तक बिहेव किया है दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल, और फिर आगे जो हमारी प्लानिंग है इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपने बात की ना कि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया गया, और हम बढ़ के नहीं मारते, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे जो ये मशाक हवाबाज हैं उन्होंने पहले भी बताया
65 की जंग में भी बताया था, 19 में भी बताया और अब भी बता दिया है कि किसका पलड़ा जो है ना वो भारी है। ये कोई भड़क मारने की बात नहीं है, ये तो अब प्रोफेशनली अब तो दुनिया बात कर रही है इसके बारे में, इंटरनेशनली बात एक और बड़ा जबरदस्त इम्तिहान हुआ है, टेस्ट हुआ है, लोगों को इस पे भी बात करनी चाहिए। वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल टेस्ट है, टेक्नोलॉजिकल कंपैरिजन है बिटवीन पाकिस्तान एंड बिटवीन चाइना एंड फ्रेंच टेक्नोलॉजी जो कि इस्तेमाल कर रहा था भारत। फ्रेंच टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी कॉम्बैट के अंदर एज सच फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके से एक्सरसाइज हुई है। मैंने कल कुछ एक्सपर्ट्स को सुना, ऑब्वियसली वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, जो टेक्निकल लोग हैं, तो बाकायदा तौर पे चाइनीज मस्ट आल्सो बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड देयर पायलट्स कि जिस इफेक्टिव तरीके से उन्होंने उस चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, चाहे वो ज़मीनी हो, टेक्टिकल हो, उनके एयरक्राफ्ट्स हों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मैं फ्रेंच जो हैं और फ्रेंच जो प्लेन मेकर्स हैं, एयरक्राफ्ट मेकर्स हैं, दे शुड गिव इट अ रीथिंक। जो उन्होंने 25-26 और तैयारे देने, 3 तो उनमें से गिर गए, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या वाकई उनको भारत को देना चाहिए। लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन बाय इंडियन एयरफोर्स। आप ये भी तो देखें ना कि राफेल पहली मर्तबा गिराया गया इस तरह से कॉम्बैट के अंदर, और वो ये एजाज़ जो है, ये अचीवमेंट जो है वो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास, और JF-17 जो चाइनीज टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर ये बना रहे हैं, उनके हिस्से में ये एजाज़ आया है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। मैं तो ये कहूँ मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि 4.5 जनरेशन का कोई भी जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया गया, और राफेल जैसा जदीद जो जेट हो और बाकी एयरफोर्सेस भी यूज़ कर रही हैं। लेकिन ये एजाज़ बहरहाल अल्लाह ने इंडियन एयरफोर्स को दिया कि वो आए और उन्होंने अपने 3 राफेल जेट्स गिरवा दिए विद इन नो टाइम। मैं ये बात करूंगी कि ये आपकी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये आपका जज्बा होता है जो आपको आगे लेकर चल रहा होता है। और कल DGISPR की जानिब से भी ये बात की गई थी कि जितना भारत को उन्होंने मैसेज दिया, जितना आपको खौफ आता है ना मौत से, उससे ज़्यादा हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको शहादत का रुतबा मिले और वो अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार होते हैं। लाहौर का ज़रा रुख कर लेते हैं, वहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ शिराज हसनात मौजूद हैं, लाहौर की सिचुएशन जानते हैं और इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है। और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अभी तक फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद की हुई हैं, उनसे मजीद कंफर्म कर लेते हैं। शिराज बताइएगा क्या आपके पास है रिपोर्ट करने के लिए लाहौर से राइट नाउ? जी बिल्कुल, लाहौर में अलग सुबह पाकिस्तान के एक हसास इदारे में वॉल्टन रोड के करीब एक इंडियन अलेज ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके अलावा बरकी के इलाके में भी 2 ड्रोन्स को मार गिराने की इत्तला है। ये दोनों ड्रोन्स बताए जा रहे हैं कि भारतीय साख्ता थे और जासूसी के लिए पाकिस्तानी हदूद में मौजूद थे, जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया है। लाहौर की अगर बात करें तो आज बाकायदा तौर पे एक नॉर्मल डे लाहौर में स्टार्ट हुआ। लाहौर के तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को गुज़िश्ता रोज की छुट्टी के बाद आज खोल दिया गया था, ताहम इन ड्रोन्स की वजह से जो फजाई हदूद। अच्छा शिराज, एक बिल्कुल ठीक है, अब वी गॉट दिस न्यूज़ ऑलरेडी, इस पे हम ऑन चैनल बात भी कर चुके हैं। एक मैं आपसे ओवरऑल एटमॉस्फेयर जानना चाहता हूँ मकामी सतह के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद में तो आज चीज़ें ऑपरेशनल हैं, स्कूल्स खुले हैं, बच्चे जा रहे हैं, हम भी काम पे आए हैं, थिंग्स आर गोइंग फाइन। लेकिन लाहौर ज़्यादा वल्नरेबल है अगर हम सरहदी हदूद की पाकिस्तान की बात करें, और ऑब्वियसली हिट लिस्ट के ऊपर भी होता है, दुश्मन को बड़ा पसंद है लाहौर, बड़ी ख्वाहिश होती है उनकी लाहौर आने की भी। तो इस वक्त ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है, जो मकामी इंतजामिया है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, कैसे देख रही है सूरत हाल को, कैसी सूरत हाल है? देखिए, ये ड्रोन्स के मार गिराने के बाद और उससे पहले भी लाहौर में सिक्योरिटी तो बहुत हाई अलर्ट पे है और एक इमरजेंसी अलर्ट इशू किया हुआ है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पे रखा गया है। मगर अगर ओवरऑल डे की बात करें तो लाहौरीज आर क्वाइट काम एंड कूल, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन ओवर हियर। स्कूल्स आज खुले हैं, यूनिवर्सिटीज खुली हैं, सारा कुछ बिल्कुल रूटीन के मुताबिक चल रहा है और जज्बा लाहौरियों का पहले से ज्यादा जवान है और बिल्कुल अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। तो बिल्कुल कहीं पे ये रियलाइज नहीं हो रहा कि जो दुश्मन के ख्वाब हैं लाहौर को फतह करने के, वो कभी पूरे हो सकते हैं या उसके हवाले से लाहौरियों को कोई फिक्र है। तो लाहौरीज आर क्वाइट चिल एंड द थिंग्स आर गोइंग क्वाइट नॉर्मल जी। ठीक है। अच्छा शिराज, ये भी बताइए कि जो इदारे हैं वो किस तरह से इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और कोई स्पेशल एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है या आवाम के लिए कोई स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई हो इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट को जिस तरह बंद कर दिया गया था दोबारा, और खासतौर पे सियालकोट और लाहौर दोनों के एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है और फजाई हदूद पे पाबंदी है। तो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि जो लोग खासतौर पे बॉर्डर एरियाज की तरफ है, हमने गुज़िश्ता रोज भी बॉर्डर एरियाज पे सर्वे किया और वहाँ पे अपनी टीम को भिजवाया और कई बार सरप्राइज की शायद वहाँ पे खेती बाड़ी लोग ना कर रहे हो, मगर वो ज्यादा जोश और बलबले के साथ 0 लाइन पे लोग पहुंच चुके हुए थे अपनी फौज को मिलने के लिए और उनका जज्बा बढ़ाने के लिए। तो ये जो सारे सर्कमस्टांसेस है उसमें एडवाइजरी सिर्फ ये है कि आप बिला वजह किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के काम में दखल ना दें और अपनी जगहों पे रहें
अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह सुबह जब ड्रोन्स के मामले पे सायरन बजाए गए तो वहां पे कुछ सड़कों को बंद किया गया और इमीडिएटली लोगों को ऑल्टरनेटिव वेज प्रोवाइड किए गए। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि आमतौर पे लोग रेजिस्ट करते हैं, मगर आज देखने में लिया है कि जहाँ पे सड़कें बंद की गई और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। क्योंकि ये बातें शिराज सिर्फ दो सूरत में होती हैं, ये बातें सिर्फ दो सूरत में होती हैं। एक तो जब आपका दुश्मन आप पे एग्रेशन करता है और आप हक पे होते हैं, और दूसरा जब आपकी फौज आपके दिल के बहुत करीब होती है। और वो फौज दिल के तभी करीब होती है जब वो बैटल हार्डन होती है और जंग के अंदर खुद को प्रूव करती है। अदरवाइज लोग कहते हैं कि भाई आप अगर फौज हैं तो आप लड़ें, और हमारी फौज के करीब और दिल के करीब इसीलिए हैं आवाम के वो अपने आप को प्रूव करते हैं। ये जो परवाज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। आपके पास कुछ इतलात हैं कितनी परवाज़ें हैं जो इस वक्त डिले का शिकार हैं सिक्योरिटी रीजनिंग की वजह से, और इस हवाले से अगर कुछ भी मालूमात आप दे पाएँ हमें। जी, जो सिविल एविएशन से हमारी बात हुई, कल भी कुछ परवाजों का जब सुबह थोड़ी देर के लिए लाहौर एयरपोर्ट का नोटिस इशू किया गया कि खोल दिया गया है, और जब परवाजें चेक इन कर रही थी तो दोबारा लोकल परवाजों को फिर बंद कर दिया गया और रात के जाके इसको खोला गया। कुछ परवाजें ऑपरेट की गई मगर उसके बाद दोबारा बंद कर दिया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली सिविल एविएशन ये क्लेम करती है कि कल से अब तक तकरीबन 50 के करीब परवाजें हैं लाहौर एयरपोर्ट की जो डिलेड या कैंसिल हुई हैं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अभी भी नोटिंग के मुताबिक सियालकोट और लाहौर की फजाई हदूद बंद है, और इसका मकसद ये है कि जो ये इंडियन ड्रोन स्पाइंग के लिए आ रहे हैं इनको मार गिराया जाए, और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। और इस सिलसिले में ये बताइएगा कोई ट्रैफिक के लिए कोई रूट्स वगैरह जो हैं उनको फाइनलाइज किया गया है या कहा गया है कि इन रूट्स के ऊपर नहीं जाना, इस सिलसिले में कुछ बताया गया या एडवाइजरी कोई जारी हुई है? जी, सुबह के वक्त ये एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें वॉल्टन रोड को फॉर द टाइमिंग बंद किया गया था। वहाँ पे जो स्कूल थे उनको खाली करवा लिया गया था, मगर उसके बाद जिस वक्त सारी सूरत हाल क्लियर हुई और ड्रोन को मार गिराया गया तो उसके बाद दोबारा से नॉर्मली। क्विकली, क्या कोई फिजाई गैर मामूली नकलो हरकत देखी है आपने, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, कुछ ऐसा है या नहीं? काम है सिचुएशन फिलहाल? जी, अगर हम कैंटोनमेंट की बात करें तो जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब के एरिया हैं वहाँ पे हमारी फौज ज्यादा चौकन्नी और ज्यादा अलर्ट है, और यही वजह है कि जैसे ही कोई ड्रोन बॉर्डर पार करके आते हैं उसी पर फौरन में गिरा दिया जाता है। गुलबर्ग का ड्रोन उसकी एक मिसाल है, अभी जो बरकी के करीब गिराए गए हैं उसकी मिसाल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमने पायलट्स के साथ आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से नहीं छोड़े, तो जो बगैर पायलट्स के और आंखों कानों के आ रहे हैं ऑटोमेटेड, उनको तो छोड़ेंगे ही नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हमने अपनी प्रूव की है भारत के ऊपर। आपका प्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले, इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही है इस वक्त, और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और आवाज़ें स्टूडियो तक आ रही हैं। स्टूडियो तक आ रही हैं, बिल्कुल। खैर, इस सिचुएशन के ऊपर थोड़ी और बात कर रहे थे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब ज्वाइन करने के लिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, अब कल से लेकर अब तक, कल भी हमारी बात हुई थी, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है, क्या मुख्तलिफ हो चुका है अभी तक, और पाकिस्तान की पोजीशन आप कैसी देख रहे हैं? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन माशाल्लाह मॉरली बहुत हाई है, और मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और एज पाकिस्तान, लेकिन अगर मैं आपको अपने आपको छोड़ कर बता दूँ तो इस वक्त जो पोजीशन है वो पोजीशन बाद में ये है कि जी भारत ने एक रात के अंधेरे में एक बुलंदाना कार्रवाई की जी, और जिस तरह प्रॉम्प्ट एक्शन लीग भारत के तैयारे 5 गिराए गए, उनके ड्रोन गिराए गए, तो वो कुछ दुनिया ने देखे। ठीक है, भारत, हेलो जी आपको सुन रहे हैं, जाइए प्लीज। और फिर भारत जो डिनाइल मोड में उनका भारतीय मीडिया या भारतीय गवर्नमेंट है, और फिर चंद भारतीय लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया जरीदों में उस चीज को एडमिट भी कर दिया। फिर जो इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो फ्रांस की जो कंपनी थी जिससे वो जहाज बनाए थे रैफल्स, उन्होंने खुद भी एडमिट कर लिया, लेकिन भारत डिनाइल मोड में। तो भारत को अपनी वो जो शिकस्त या जो उनको तमाचा पड़ा है उसको एडमिट करने से भी कासिर है। तो जो जिस एग्रेशन के लिए पाकिस्तान ने उसको मना किया कि आप नहीं करो, आप पहलगाम वाकई की जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराओ, लेकिन जंगी जुनून में उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने अटैक किया और उनको भारी नुकसान हुआ। और अब जो है शर्जील साहब, अभी जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के। तो आपको लगता है कि अब बातचीत की तरफ जाना शुरू हो चुका है, भारत आने लगा है मुज़ाकरात की टेबल पर?
नहीं, मैं अभी डेली प्रीमेच्योर हो गए इस बात को कहना है, लेकिन मुझे ये पता है कि भारत को इस वक्त टेंशन बहुत है, क्योंकि कल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो ये फैसला किया कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब को उन्होंने एम्पावर किया कि जब भी चाहें और जिस वक्त भी चाहें उनको वो पावर्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दे दिए हैं। तो इस वक्त भारत एक टेंशन में भी है कि कब और कहाँ पाकिस्तान जो है अपना जवाब भी बार कर सकता है। सब कल अभी आज भी मैं भी अखबार मेरे सामने है और इन 6 मासूम बच्चों की तस्वीरें मेरे सामने हैं जिनको भारत ने अपने एग्रेशन का निशाना बनाया। ये 6-6, 7-7 साल के सो कॉल्ड एज पर इंडियन मीडिया टेररिस्ट हैं, 6-6, 7-7 साल के। हम खुद पेरेंट भी हैं, आप भी एक पेरेंट भी हैं। आप इंडिया से इसके इस एग्रेशन को कैसे देखते हैं? और कल जो नमाज जनाजा के मनाजिर थे, प्रेसिडेंट जरदारी भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत दुखी भी थे, हम देख सकते थे उन पिक्चर्स के अंदर। ये पिक्चर्स कब तक भारत को हॉन्ट करने वाली हैं? बीइंग पाकिस्तानी आपके क्या तासुरात हैं इसके ऊपर? नहीं, भारत मैं समझता हूँ कि एंटी ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड के साथ चल रहा है। जिस तरीके से मासूम बच्चे शहीद हुए, अब हम साहिब औलाद हैं और मतलब ये कोई भी शख्स उन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो उसको जिस बेदर्दी के साथ जो है उनको बम्बार्डमेंट का इशारा किया गया। उसके बाद कल तो जो बाकी मीडिया भी फॉलो कर रहा था, लेकिन अब उसमें लोग शहीद हुए हैं, सब में शरीक हुए हैं, उस पर भी भारतीय मीडिया एतराज कर रहा था कि नहीं उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हमारे जो अफवाज के लोग वो वहाँ पे क्यों गए। तो मतलब वो एक टोटल नेगेटिव अप्रोच के साथ, गंदी सोच के साथ, अगर भारत के नैरेटिव में 1% भी रियलिटी होती तो पाकिस्तानी जो मीडिया है उसको बैन ना करता, पाकिस्तानी चैनल्स को बैन नहीं करता। तो दे आर नॉट बन चुके हैं वो इस वक्त पूरी उनकी स्टेट जो है वो एक नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे चल रही है। मेमन साहब, देयर इज वन मोर थिंग, वो ये एक तो भारत को खुद भी खतरा है, पाकिस्तान ने क्योंकि कहा है कि वो जवाब देगा। दूसरा, मोदी को भी खतरा है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडियन जो नेशन है उससे भी। राफेल तैयारे गिरे हैं और उनके गिरने के बाद जो राफेल तैयारों की डील के अंदर करप्शन है उसके बारे में भी आपको पता है एक बहुत बड़ा स्कैंडल 2015 से चलता आ रहा है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस की जानिब से बीजेपी पर कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है। आपको लगता है कि उस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि भाई 3 राफेल तैयारे जो कि अपनी कीमत से 3 गुना ज़्यादा महंगे खरीदे गए, जिसमें किकबैक्स ली गई, अब वो मामला भी खुलेगा वहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि भारत का ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत में नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ही वाज नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने उसको बैन किया हुआ था क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड की जाती, जितने भी आप देखते हैं भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, सॉरी यूएस में और बाकी मुल्क में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको बैन किया जाता है। तो इसके एक्सट्रीमिज्म की वजह से, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसको यूएस ने उसकी एंटी बैन की थी। अनफॉर्चुनेटली वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है। और तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स उनके जो है वो भारत के मुख्तलिफ मीडिया में है और कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। जनरल मैटर बट अब प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपने उस जनती जुनून में पूरी भारतीय कौम को सब जो है जो मुझे जो हमारे कॉमन सोर्स की तरह मिली है, कल पूरी भारत की आवाम ने उस टेंशन में पाकिस्तान का क्रिएट करा है, पूरी रात हुई है। ठीक है, कल हमने फिर कौमी असम्बली से मनाजर देखे, नेशनल कंसेंसस देखा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस सारी सूरत हाल के ऊपर। एक तो उस हवाले से मुझे आपकी राय चाहिए। और फिर कल प्राइम मिनिस्टर ने पाक आर्म्ड फोर्सेस को ये सारा इख्तियार दिया कि दे कैन रिएक्ट द वे दे वांट टू, वो अपनी जगह का तयन, वक्त का तयन कर सकते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, गुड साइन और समझता हूँ कि यही एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का भी काम है और जिम्मेदार नेशन का भी काम है कि आपसी इस तरह जितने सारी उम्र पड़ी एक दूसरे को हम बुरा भला भी कहते रहेंगे, लेकिन जब मुल्क की बात हो, कौम की बात हो, हम सब एक आवाज। गुड मैसेज नेशनल असेंबली और कल आपने फिर कहूँगा कि पीपुल्स रैली MQM, जमात इस्लामी, ANP सारी के साथ जो है वो कल साहब उसको हेड कर रहे थे। तो यही बेसिकली मैसेज होता है कि पहले हम सब एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, जब कौम का कॉल आता है, पाकिस्तान की बात आती है तो पूरी कौम एक हो जाती है। तो कल भी अपने एक कौम होकर जो है वो यकजहती का सबूत दिया। बाकी एज अ नेशन वी आर टुगेदर और इंशाल्लाह ताला इसको मिलकर ही
सब मुकाबला इंशाल्लाह। अच्छा मेमन साहब, बीइंग द रिस्पांसिबल सिटीजन एंड द सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, लोग आपकी तरफ भी देखते हैं, कोई मैसेज आप पाकिस्तानी अवाम को इस कंडीशन, इस सिचुएशन के अंदर देना चाहें? बिल्कुल, मैं सब ये कहूंगा कि जी किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, स्टे यूनाइटेड, स्टे टुगेदर। हम लोग कोई भी, हमारी सब कोई पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंसेस नहीं है, हम सब एक पाकिस्तानी आपस में भाई हैं। एक मजबूत कौम होकर ही हम दुश्मन का भी मुकाबला कर सकते हैं और पूरी दुनिया को पैगाम दे सकते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, एक यूनाइटेड मुल्क है। तो हमें जो भी हमारे इख्तलाफात है, हमें एक दूसरे को दरगुजर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ दिस इज द टाइम कि हम अपनी पुरानी रंजिशें भी सारी खत्म करें और सब मिलकर एक नए तरीके से एक अच्छी मजबूत कौम होकर अपने मुल्क को इन सारे चैलेंजेस से निकालें। मेमन साहब, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, हमने तो तवाज़ो कर दी पंजाब की तरफ जब वो आए, या कश्मीर की तरफ, सिंध की तरफ खुदा ना खास्ता कोई आंख उठी तो चाय वाय का इंतजाम है आपके पास पिलाने के लिए? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो सिंध की आवाम उनको नेस्त नाबूद करेगी। अगर नीचे बच के निकले तो फिर चाय बुला लेंगे उनको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिंध के वैसे भी लोग बड़े मेहमान नवाज है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शर्जील और हमसे बात की। हम बात करते हैं शर्जील मेमन साहब से, और डेफिनेटली पाकिस्तानी को, और हमने कोई एग्रेशन तो इम्पोज की नहीं है कभी, पाकिस्तान ने ये कभी नहीं किया है, कोई तारीख के अंदर ऐसा नहीं है। और कौन सा ऐसा मुल्क है जो 5 जेट मारने के बाद अपनी एयर क्या कहना चाहिए, बर्तरी साबित करने के बाद भी कह रहा है कि आए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन फिर कर लें, फिर आके बैठ जाए। और ये सिर्फ वो मुल्क कहता है जिसकी कहते हैं ना कि अगर आपके पास सफाई हो, आपके पास आपके दामन पे कुछ ऐसा दाग ना हो, तो तभी आप ये ऑफर करते हैं। हमारे साथ बाबर अलाउद्दीन साहब, जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। आप सिचुएशन पर डेफिनेटली कड़ी नजर रखे हुए होंगे जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बताइए कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन को इस वक्त? दोनों मुल्क जो हैं वो कहाँ पर खड़े हुए हैं? ये सिचुएशन टेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर अब एतबार नहीं कर सकते, उनके अज़ाइम हम सबको पता है। वो डरते भी हैं, वो करना भी कुछ चाहते हैं, वो कर भी नहीं पाते। पूरे हिंदुस्तान में एक खौफ व हिरास का आलम है। अपने शहरों में 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर से सिटीज है, वहां भी उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, वो वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं, लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला किया हुआ है। क्योंकि इतना वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है, इतनी वॉर मॉन्गरिंग के बाद कि लोगों के दिलों में ये बिठा दिया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पाकिस्तान के अंदर वो स्पाई ड्रोन्स भेज रहे हैं, हर घंटे 2 घंटे बाद आपको खबर मिल रही है कि उधर ड्रोन गिर गया, वहां पर ड्रोन गिर गया। ये ओवरऑल सिचुएशन टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल अपना एड्रेस टू द नेशन में कहा, उन्होंने कौमी असम्बली में भी कहा कि जो हमारे शोहदा है, जो बेगुनाह है, जो सिविलियंस है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चे और औरतें, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। तो हम अपना हक महफूज रखते हैं और हम रिएक्ट करेंगे। इस वजह से उनके अंदर एक खौफ राज का आलम है, अच्छी चीज नहीं है ये। हम पहले भी इनको कहते थे कि इस भाई साहब एक अहम नुक्ता इस पे, एक तो हमने फिजाई अपनी जो बर्तरी है वो साबित की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ज़मीनी सतह के ऊपर, और फिजाई बर्तरी के अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड ओवर द ईयर्स पिछले 5-6 साल के अंदर हम जानते हैं कि हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ थे मुख्तलिफ औकात के अंदर, उन्होंने कितने ज़बरदस्त, कितने सिग्निफिकेंट और कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इज केपेबल ऑफ कि वो रिस्पॉन्ड कर सके भारत को बहुत अच्छे तरीके से। ज़मीनी जो हमारी फ़ौज है ज़मीनी सतह के ऊपर, जैसे LOC एक बहुत टफ एरिया है, वॉर जोन है, उस सूरत हाल के अंदर आपने चूंकि खुद भी सर्व किया है, कहाँ स्टैंड करते हैं जी हम, और ट्रेनिंग को लेकर, स्किल को लेकर, प्लानिंग या स्ट्रैटेजी को लेकर आप अगर इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाए। आपने चूंकि बड़ी जिक्र किया है, LOC का जिक्र किया, डेफिनेटली जिंदगी का काफी हिस्सा वहां पर गुजारा है। जमीनी फौज, हमारी बर्री फौज इवन मोर बैटल हार्डन, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जब जमीनी फौज की बारी आएगी तो इनको ऐसा सबक मिलेगा कि याद रखें, क्योंकि इनके लिए खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान की फौज तो पिछले 2 दहाइयों से हालत जंग में है। हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई ने, उस जंग ने तो हमारी फौज को इतना मजबूत कर दिया है, चाहे वो ज़हनी तौर पर मजबूती की बात हो, जिस्मानी या प्रोफेशनलिज्म की बात हो। मैं सिर्फ ये कहूंगा इनको दुआ करनी चाहिए कि जमीनी जंग की नौबत ना आए, अदरवाइज वहां पर उनकी वो हालत होगी। देखते हैं LOC में पिछले 3 दिनों में जो इनका हाल किया है, इनकी मोर देन डजन पोस्ट इन्होंने छोड़ दी, डिस्ट्रॉय हो गई, और वो पोस्टें थी जो 70 सालों से इन्होंने फोर्टिफाइड पोजीशंस बनाई हुई थी। तो जमीनी फौज
तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत हमारी बेहतर है ऑल लॉन्ग द बॉर्डर, इनको पता भी इस चीज का है, दे नो इट वेरी वेरी वेल कि पाकिस्तान बिल्कुल वो जानते हैं, एक फौज का खासा भी होता है कि वो अपने जो कुर्बानियां देने वाले लोग होते हैं ना, जारी बात है उनका फौजी भी मर रहा है तो उसको यही लॉलीपॉप है कि वो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो उसको ओन करती है। पाक फौज के बारे में हमने देखा है कि कहीं पे भी, चूंकि हम केपी में भी फाइट कर रहे हैं, मुसलसल हमारी जंग चल रही है, तो हम अपने शहीदों को ओन करते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों या एक आम हमारा फौजी हो। भारत के अंदर ऐसा नहीं है। अब कल दर्जनों फौजी उनके मारे गए LOC के ऊपर, लेकिन कहीं उनका तस्करा नहीं है, कोई ट्रिब्यूट नहीं है, कोई नाम नहीं है उनका। तो ये फौज के मोरल के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अपने जो लोग कुर्बानियां देने वाले हैं उनको ओन किया जाए, जैसे पाक आर्मी करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ही ये, जब आपके हुक्म पे कुछ जान दे रहा है तो आप ओनरशिप जो एक ऐसी चीज है जो उसको मोटिवेट रखती है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ये ओन नहीं करते। मैंने खुद LOC पे देखा है, इनको सिपाही अगर जख्मी हो जाता था या कोई मर भी जाता था तो कितने दिनों तक उसकी लाश नहीं नहीं उठाते, डरते हैं, ये ओन नहीं करते। इनके अंदर सीरियस इशू है, सिख रेजिमेंट्स जो है उन पर ये ट्रस्ट नहीं करते, वो इनकी मेन बैटल फोर्स है, उनके ऊपर उनको पीछे डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि सिखों के सेंटिमेंट्स आपको पता क्या है, मुसलमानों के सेंटीमेंट्स के, इनके लिए मेजर इश्यूज हैं, इनकी मार्शल रेस कराती है ये सिख रेजिमेंट जो है। आपको पता है कि पिछले हफ्ते वहां पर आपस की इंटरनल क्रॉस फायरिंग में इनके 6 सिख फौजी मारे गए। तो इन सिचुएशन में इनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स है, सीरियस प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी अफवाज जो है नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की पॉलिसी के ऊपर यकीन रखती हैं, और ये हमने देखा भी है डेफिनेटली। एक और एंगल की तरफ आपके तवज्जो करवाना चाहूँगी, ये जो अब इंटरनेशनल अगर हम बड़ी कुव्वतों की बात करें या बड़े ममालिक की बात करें, मैं ट्रंप की बात कर रही हूँ, वो अब आगे हम कहते हैं कि सालिसी हो जानी चाहिए और ये दोनों मुल्क जो हैं इनको बैठ जाना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए। यू थिंक पाकिस्तान को अब वाकई में बैठकर बात करनी चाहिए, या फिर जो हमने पहले DGISPR के थ्रू बताया गया भारत को कि हम बदला लेंगे, जवाब देंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जी देखें, हमेशा सालसी या नेगोशिएशन या कोई भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है। सालसी अभी हमारी मजबूरी नहीं है, हम किसी की मिन्नतें नहीं कर रहे, ना किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना करारदादें पास करवा रहे हैं, बिकॉज दुनिया में देखा यही है, अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आपकी बात भी सुनते हैं, करारदादें भी इफेक्टिव होती हैं। सालसी किसी ने करनी है करे, वो अग्रेसर है, उन्होंने पहल की है, उन्हें कहें कि वो अपने जो किए पे पशमानी हो, दे शुड स्टेप बैक। तो हमने तो कभी भी नहीं इनकार नहीं किया, हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमने हर जगह एक जुम्मेदार रियासत का सबूत दिया है, डिप्लोमेटिकली हो, मिलिटरीली हो, हम कर भी सकते, हमने फिर भी नहीं किया। तो अगर किसी ने सालिसी करनी है तो उनको समझाएं, लेकिन उन लोगों ने, इंडियंस ने अमेरिकन को या अपने दूसरे अलाइज को इतना एम्बेरस किया है कि उनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि इनकी बेवकूफियों को मुमकिन नहीं है। वो तो आपके आने से पहले हम अभी यही बल्कि दिखा रहे थे कि ट्रंप का रवैया पहले क्या था, वो कितना कैजुअली ले रहे थे, और आप कहते हैं कि नहीं ये दोनों मेरे दोस्त हैं, और टिट फॉर टैट हुआ है यहाँ पे, यानी कि उन्होंने बराबर करार दे दिया है दोनों फोर्सेस को। अजमेर साहब, मैं दोबारा से आपको जो आप जमीनी हकाइक बता रहे थे, मेरा ज्यादा दिलचस्पी उसमें कि लोग उसको जाने। एक तो ये कि ये जो टेक्निकल या टेक्निकली हम अगर इस सारी सिचुएशन को स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो वक्त गुजरता है दो हमलों के दरमियान, जैसे भारत ने अटैक किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, अब इस वाक़े को तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वक्त जो बीच में गुजरता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या ये दुश्मन को मजीद टेंशन की तरफ लेके जाता है, प्रेशर बढ़ाता है उसके ऊपर कि अटैक हो सकता है, या मजीद उसको वक्त देता है कि अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सके? इसको बीइंग अ सोल्जर आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इस टाइम अपने ऑप्शंस देख रहे होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे होते हैं, अपने ऑपरेशन प्लान्स को रीहैश कर रहे होते हैं। और दुश्मन जो है ना, क्योंकि दुश्मन को यू कीप द एनिमी गेसिंग, इस स्टेज के ऊपर दुश्मन के लिए टेंशन भी है, उसको पता भी है केपेबल है, हर जगह उसको परेशानी है कि कहां पर आ सकते हैं, किधर आ सकते हैं। तो दुश्मन की डेफिनेटली बहुत टेंशन की पीरियड टाइम होता है। प्रेपरेशन अगर उसने कुछ करनी है तो ठीक है, प्रेपरेशन तो हो रही होती है, बट प्रेपरेशन के बावजूद एलिमेंट सरप्राइज आपने अचीव करना है, उसमें आपको एज है। अभी चूंकि हम इसमें तो टेक्नोलॉजिकली आर्म्स की बात कर रहे थे, एयर वॉरफेयर के अंदर जमीन के ऊपर जो हम आर्टिलरी अपनी यूज करें या आर्म यूज कर रहे हैं, उसमें हम वेयर डू वी स्टैंड जी, टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली? टेक्नोलॉजिकली तो जब से चाइनीज वेपन्स पाकिस्तान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज तो ये आज हमारी मोर देन 75-80% वेपनरी जो है वो हमारा चाइनीज है। पहले अमेरिकन हुआ करते थे, उसमें इश्यूज होता था हमें मेंटेनेंस का, और चाइनीज वेपन्स चाहे वो स्मॉल आर्म्स है, चाहे मीडियम आर्म्स है, चाहे आर्टिलरी है, चाहे आपने देख लिया JF-17 थंडर्स है, दे आर वेरी वेरी गुड वेपन, दुनिया भी उनको मानती है। उसके लिए भी हम काफी हद तक हम कंफर्टेबल हैं। हम अपने जो बिल्कुल दुनिया भी मानती है, और जिन हाथों
के अंदर ये सारे वेपन्स मौजूद हैं, ये सारा असलहा मौजूद है, उनके ऊपर भी दुनिया को एतमाद भी, और भारत भी ये जानता है, जिसका आप ही जिक्र कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, कि उनके डिफेंस एनालिस्ट की ही ज़बानी बता देती हूँ, वो कहते हैं कि ये केपेबल हैं और ये आएंगे जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और 2019 में रशियन टेक्नोलॉजी को शर्मिंदा किया था भारत ने, इस मरतबा राफेल की सूरत में फ्रांस की टेक्नोलॉजी को शर्मिंदा कर दिया है। तो बात यह है कि इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स नॉट अबाउट द गन। बात यह है कि अमेरिका अब अपना देख ले कि उन्होंने फिर क्या करना है। डू दे हैव टू बी फ्रेंड विद देम और नॉट? आई मीन वेरी एम्बैरेसिंग उनकी जो कारकर्दगी है। सो आप देख लें, क्या इस खित्ते में आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? माय आंसर इज नो। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। कीप वॉचिंग सिचुएशन रूम सबसे आगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे आगे सिचुएशन रूम हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की राइट नाउ कंडीशन जो है, और पाकिस्तान के पास मॉरल हाई ग्राउंड मौजूद है। पाकिस्तान ने तयन करना है कि उसने कब और कैसे अपना बदला लेना है। इंटरनेशनल मीडिया जो है, वर्ल्ड पावर जो है, वो अब कहना शुरू हो चुकी हैं कि दोनों ममालिक को थोड़ा सा ज़रा बैठकर सोचना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। जबकि इंटरनेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूँ, CNN की बात करूँ, उन्होंने मानना शुरू कर दिया है कि भारत को भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना डिफेंस किया है। हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका एनालिसिस जो राइट नाउ सिचुएशन है उसके ऊपर जानना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर पहले हम एक रिकैप कर लें कि एग्जैक्टली ये ऑपरेशन की जो है नोयत क्या थी और उसमें अभी तक हमारा रिस्पांस क्या है, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। यकीनन भारत ने जब ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो वो उस वक्त हमारी असेसमेंट यही थी कि ये ऑपरेशन जो उन्होंने किया है ये इटसेल्फ तो कोई इसका जो है ना सिग्निफिकेंस फॉर द टाइम भी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में इसके बेस पे भारत यकीनन कोई जो है टैक्टिकल एक्शन जो है वो करने की कोशिश करेगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो उसके पेश नज़र हमारी तैयारियां जो हैं आर्म फोर्सेस की और पूरी कौम की हमारी तैयारियां जो हैं वो मौजूद थी। और जब ये परसों यानी कल की जो दरमियानी रात को इन्होंने जिस वक्त ये पाकिस्तान के जो 3 जगह पे इन्होंने वायलेशन की, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर है, वर्किंग बाउंड्री है और LOC, और हमारे शहरी इलाकों के अंदर सिविलियन आबादी के अंदर इन्होंने सिविलियन टारगेट को जो है उन्होंने इंगेज किया और वो निहत्थे लोगों के ऊपर, उसमें मसाजिद और जो है बेगुनाह जो है बच्चे ख़वातीन उनको शहीद भी किया और जख्मी भी किया। तो ये उस वक्त ऑलरेडी हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के जो सर्विलेंस और डिटेक्शन के उस पर थी हमारी, और जैसे ही ये पता चला कि ये अब उन्होंने वेपन्स रिलीज करने शुरू किए हैं तो उसके जवाब में फौरी तौर पे हमारे जो ऑलरेडी इन एयर जहाज थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और हमने उनके जहाज गिराए और उसके बाद हमने उनके ड्रोन्स भी वो भी गिराए। तो ये तो हमारा एक इमीडिएट रिस्पॉन्स था। अब आगे क्या है, देखिए हम तो हमेशा से जो है भारत को जो है एक सेंसिबल जिम्मेदार रियासत की हैसियत से हम उनको यही पैगाम देते हैं, यही मैसेजिंग करते हैं डायरेक्टली भी और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके थ्रू भी और इवन यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आइए उसको मिल बैठ के हम मुझे डायलॉग अच्छा एवीएम साहब इसको हल किया जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं अभी भी इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ रहा हूँ, दो के वो शुरू में एक रेफरेंस भी दिया आयशा ने कि CNN को एक इंटेलिजेंस के जो एहलकार हैं फ्रेंच, उन्होंने कहा है कि यस देयर इज वन राफेल डाउन बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। वो तो अपनी जगह है, इनकी जी मान नहीं रहा भारत तस्दीक नहीं कर रहा, सब इंटरनेशनल हाउसेज ये लिख रहे हैं, लेकिन जो जिस एयरफोर्स के साथ बीतती है, आपको एयरफोर्स के अंदर एज ऑफिसर सर्व किया आपने, उसको तो पता होता है कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसको ये भी पता होता है कि टेक्निकली कहाँ पे वो फ्लॉप हुई है, कहाँ पे उसका नुकसान हुआ है। सो अगर दुनिया को वो ना भी बताए, इंडियन एयरफोर्स इटसेल्फ नोज के 6 जहाज गिराए हैं, वो
6 जहाज उनके पायलट, इस 5 जहाज पायलट वाले और एक पायलट के बगैर शिकार हो गया हुआ है। तो एयरफोर्स के अंदर फिर ये मोरल के लिए कैसा है जब इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए? वैसे तो आई बिलीव ऐसी एग्जांपल दुनिया में कहीं पे नहीं है, तो गेज करना मुश्किल होगा कि कितना मोरल डाउन है इंडियन एयरफोर्स का। बट प्लीज़ अगर आप इस पर कॉमेंट कर पाए। जी मैं उस पर अर्ज करता हूँ। जी देखिए, ये बात जो है कि कॉम्बैट में एक्चुअल एंगेजमेंट से पहले ही उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, जब उनकी अपनी इंटरनल डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने ये अपने जो प्योर प्रोफेशनल असेसमेंट दी अपनी पॉलिटिकल क़यादत को कि देखिए इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कोई फिजाइया के हवाले से हम कोई एडवेंचर कर सकें, और हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसकी उस बेचारे की असेसमेंट तो उन्होंने सुनी नहीं, उसको उन्होंने सैक कर दिया। इसी तरह एक आर्मी कमांडर ने, जो कमांडर उनकी नॉर्दर्न कमांड का था, उसने बात की तो उसको उन्होंने जो है वो इंडमान उसकी पोस्टिंग कर दी। तो ये चीज़ तो उनको इस कॉम्बैट में जाने से पहले ही पता थी। और इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, तो इस वक्त भी अभी हम देख रहे हैं, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हुआ है, 5 जानें चली गई हैं। उनके अपने डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फ्लाइंग कॉफिन्स बन चुके हैं। तो जो ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, वो जहाज भी गिरवाए जा रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट भी गिरवाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो भी गिरवाए जा रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर एंगल के आप, और वो मोरल वाला पॉइंट जरा एक सेकंड, वो मोरल वाला पॉइंट जरा प्लीज बताइएगा, एयरफोर्स का मोरल पे क्या इंपैक्ट करती है? देखिए जी, मोरल जो है ना वो किसी भी जंग में वो एक बड़ा प्री रिक्विजिट होता है लड़ने के लिए, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक आपका हाई मोरल होना चाहिए, और ट्रेनिंग और इक्विपमेंट ये फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस केस में भारत के पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, वो जो है कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव ही उनके पास नहीं है। फिर मोरल उनका इसलिए डाउन है कि उनको वो काम करने पे मजबूर किया जा रहा है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। तो देखिए, जब 2019 में अभिनंदन की एपिसोड हुई तो मोदी साहब ने उसको इनकैश करते हुए, उसको कैपिटलाइज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो फिर हमारे साथ ये जो है ना हमारी जो हमें हजीमत ना उठाना पड़ती। तो उन्होंने $9 बिलियन अप्रूव करवाए और उन्होंने 36 जहाज ले लिए। अब आप ये देखिए, अगर इसकी आप पर पीस अगर आप इसकी प्राइस पे जाएं तो ये कल जो उनका नुकसान हुआ है वो तकरीबन $0.75 बिलियन का नुकसान हुआ। ये तो एक फाइनेंशियल लॉस है। दूसरा लॉस ये है कि आपने जो रिमेनिंग उस इक्विपमेंट के ऊपर जो यंगस्टर इस वक्त उनके स्क्वाड्रन में बैठे होंगे, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी जब, क्योंकि आई एम श्योर कल के जो मिशन है उसमें उन्होंने अपने बेहतरीन पायलट्स भेजे होंगे, सीनियर पायलट भेजे होंगे, क्योंकि ये जब भी इस जो पहली जो होती है ना जी एंगेजमेंट, उसमें आप अपनी सबसे जो सॉलिड और स्ट्रेंथ वाली चीजें हैं उसको पिच करते हैं ताकि आपको पहले ही हल्ले में एक जो है ना अपने दुश्मन पे एडवांटेज हो। तो फिर रजा साहब, ये तो एक एक्सपोज हो गया, भारत तो फिर एक्सपोज हो गया ना राइट नाउ सिचुएशन के अंदर, और पाकिस्तान ने वंस अगेन अपनी बढ़तरी भी दिखा दी है। जी बिल्कुल। और हमारे तो देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एयर चीफ ने जंग के शुरू होने से कई दिन पहले ये कहा था कि इस दफा हम जो है ना रिस्ट्रेन नहीं करेंगे और हम एयर जो कॉम्बैट है उसको भारत की एयर स्पेस में लेके जाएंगे। और देखिए, हमने अपने हदूद में रहते हुए हमने अपने स्टैंड ऑफ रेंजेस के वेपन इस्तेमाल किए और उनके जहाज़ों को गिराया। बड़ाई सर सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उसने हमें इस काबिल किया, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, बिकॉज आई बीन फॉलोइंग मीडिया, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस होल सिचुएशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मजे की बात की, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने कहा आप अपना बेस्ट फ्लीट उतारते हैं व्हेन इट कम्स टू योर सिक्योरिटी एंड व्हेन यू आर अटैकिंग समवन। हमने फिर भी बेस्ट बचा के रखा। J-10C was still not airborne as per our information, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। हमने J-17 मिराजेस F-16 पे फिर भी रिलाई किया। ये क्या टेक्निक थी सर PF की? देखिए, बात ये है कि आपकी अपने इक्विपमेंट के ऊपर, अपनी पोटेंशियल के ऊपर आपका एक कॉन्फिडेंस होता है। हमारे यहाँ
पहले दिन से एयर मार्शल असगर खान, नूर खान के ज़माने से लेके हमारे जो एयर चीफ्स होते हैं वो नॉर्मल दिनों में वो किसी भी बेस पे जाके, किसी भी फ्लाइंग स्क्वाड्रन पे अनअनाउंस जाके वो वहाँ पे यंगस्टर्स के साथ खुद फ्लाई करते हैं। यानी मैं ये बात कहने का मकसद ये है कि हमारे सीनियर्स की लीडरशिप की पल्स जो है ना वो समझते हैं अपने कॉम्बैट एलिमेंट की पल्स, तो उनको पता होता है कि हमने किसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, किसको किस वक्त लड़ाना है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पहली ही मूव में जो है ना आप जो अगर आप एक आपके पास ऑप्शंस हो तो आप क्यों नहीं उसको जो है ना प्रोग्रेसिवली इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है इन्होंने बेस्ट ऑप्शन की, क्योंकि वही जो लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो हमारे JF-17 पे भी हैं, जो J-10C पे हैं, और जाहिर है एक्सपीरियंस वाइज हमारे F-16 और JF-17 के जो पाकिस्तान एयरफोर्स माइट नो कि जब इससे हो सकता है तो फिर क्या जरूरत है J-10C को एयरबॉर्न करने की। बिल्कुल ठीक है वाइस मार्शल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। तो आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा और बहुत लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बताया। हमारे जो सीनियर्स हैं, द ऑफिसर्स, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि हम उन्हें मदऊ कर रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। और ये सारी जो एक वॉर स्ट्रैटेजी है, इस पर जितनी मालूमात बात जिस पर जितनी की जा सकती है उतनी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले मेहमान हमारे अगले मेहमान है ब्रिगेडियर वक़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनका तज्जिया, उनका एनालिसिस भी शामिल करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर सिचुएशन रूम में। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? और हमारे पास जितने भी मेहमान आ रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं कि कैपेबल कितना है पाकिस्तान, ये दुनिया ने नहीं, भारत ने नहीं, दुनिया ने भी देख लिया और भारत एक्सपोज होकर रह गया इस सिचुएशन के अंदर। आई थिंक अल्लाह का फजल है जो इनिशियल रिस्पांस है, बिकॉज इस ऑपरेशन का जो आपने एक्साइज हमारी कोई भी नाम से आप ड्राइव कर सकते सिचुएशन में हैमर शील्ड है। अभी पाकिस्तान ने सिर्फ शील्ड आगे की है, तो इतनी डिफेंसिव मजीद लिए हैं जिसके अंदर 5 जहाज गिरे हैं, उनके आई थिंक 7 ड्रोन्स हैं। और इट्स अ ह्यूज शॉक बिकॉज नाउ पीपल आर सेइंग कि इंडियन मिलिट्री बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर आर्म्स सप्लायर्स। चाहे रशिया हो, पहले उनकी बेइज्जती 2019 में, जब फ्रांस की होगी, कल जर्मनी की हो जाएगी, परसों अमेरिका की हो जाएगी। और बल्कि एक मिस्र के एक बड़े अच्छे एनालिस्ट है, वो कर रहे थे कि जी इरिस्पेक्टिव ऑफ यू ब्रिंग F-35, यू ब्रिंग रफाल, यू ब्रिंग Su-30, अगर सामने पाकिस्तानी पायलट है तो फिर आपकी खैर नहीं। सो आई थिंक ह्यूज आई वुड से क्रेडिट टू PF। फिर ग्राउंड जो ऑपरेटर है हमारी खवातीन भी होगी इस पर, रेडार ऑपरेटर्स हैं, ग्राउंड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, एवैक सिस्टम है, पूरी टीम काम कर रही है, ट्रायल सर्विसेज और लीडरशिप है। फिर आई थिंक एयर चीफ है, आर्मी चीफ है, पोलिटिकल लीडरशिप है। मैं थोड़ा इस पे आई थिंक थोड़ा रिफ्लेक्ट करूंगा कि एक तो आई थिंक वी शुड नो दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अभी लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसको आप जिस तरीके से भी कहें, कोई ट्रिगर हो गई है या इंडस वाटर ट्रीटी के एक्ट ऑफ नहीं, वी आर इनटू स्टेट ऑफ वॉर। इसके अंदर कैजुअलिटीज भी होंगी, अल्लाह का फजल अभी तक अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। और दूसरा जो इसमें वेपन सिस्टम यूज हो रहे हैं, अभी मैं देख रहा था एनालिसिस जो भारत ने किया, वेरी हाई टेक सिस्टम। मसलन जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमने फायर किया, स्टैंड ऑफ है, 400 किलोमीटर से शायद हिट कर सकता है ग्राउंड टारगेट्स को। तो वेस्ट ने बड़ा किप किया हुआ इंडिया को, लेकिन फिर आपने देखा रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम शुरू। जिस तरह हम आपके आने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ओबियसली हर बंदे का, हर ऑफिसर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। ट्रेनिंग्स के अंदर हमने अपने ट्रूप्स को लेकर कितना इंप्रूव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उसमें भी सारी बातें नई नई इनोवेशंस हैं, नए नए मयारात हैं। और मिलिट्री जो दुनिया की कोई भी मॉडर्न मिलिट्री है वो अपने टारगेट्स को लेकर, अपनी ट्रेनिंग्स को लेकर, अपने लोगों को लेकर विद द टाइम इंप्रूव करती है, स्ट्रैटेजीज को तब्दील करती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर, अपने आर्म्स के ऊपर कितना काम किया है। मैं ग्राउंड फोर्सेस की अगर इन पर्टिकुलर आपसे बात करूँ, आई थिंक तीनों सर्विसेज का ले लेते हैं। इसमें बड़ी सेइंग है फौज में कि यू डोंट प्रिपेयर फॉर द पास्ट वॉर। और भारत में 2019 के साल से बैठा हुआ था कि जैसे हमने कर लिया था तो यहाँ पर रिकवर कर लिया, तो यू एक्चुअली प्लान फॉर द फ्यूचर वॉर। इसमें सबसे बड़ी आई थिंक जो स्टडी हुई पाकिस्तान में, वो रशिया यूक्रेन वॉर की थी। तो दोनों तरफ आप अगर फोर्स स्ट्रक्चर देखें तो बड़ा कंपेरेबल है। यूक्रेन के पास जो फोर्सेज थी और उनके पास नेटो की सपोर्ट थी, तो एक तो उससे काफी ड्रॉ के। बाकी एक और चीज है, स्पेशली लैंड फोर्सेज हमारी आर्मी की, इंटेलिजेंस की बैटल हार्ड नहीं है, जो लोग समझते नहीं है। फिर एक सेकंड नेचर बन जाती है। अभी LOC पे आपने उसका रिफ्लेक्शन देखा है कि अगर 12 जगह से व्हाइट झंडे निकले हैं, व्हाइट झंडे का मतलब है कि मेरी बस हो गई है,
और मुझे अभी लाशें उठाने दो और आई हैव अ पॉज, ठीक है। तो बाकी डिपेंड करता है दूसरी साइड पे वो क्या करती है। मैंने खुद कमांड की लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये कभी नहीं हुआ था, फायर भी होता था लेकिन व्हाइट फ्लैग इतनी ज्यादा तादाद है। तो इट मीन कि दूसरी तरफ ना सिर्फ एक बुज़दिल दुश्मन है बल्कि आई वुड से एक नॉविस बैठा हुआ और इधर एक बैटल हार्डन फौज है। मिसाल मैं देता हूँ कि हमारा लेट्स से कोई जवान है, इसकी 5 साल सर्विस है जनरल ऑफिसर्स की, यहाँ से आप ऊपर चले जाएं जनरल ऑफिसर तक, इवन 4 स्टार तक, देयर इज नो जनरल एंड सिपाही इन पाकिस्तान आर्मी जिसने 3 से 4 डिप्लॉयमेंट्स नहीं देखी। 3 से 4 वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन वाउच माय ओन सन, यू नो, इज अ मेजर, ही इज 2 दफा वो जा चुका है, बल्कि 3 दफा। तो इसका मतलब है कि ये एक बैटल हार्ड इनकी सेकंड नेचर है। आई थिंक दे आर इवन मच बेटर देन जो हमारे आप कहने रिटायर्ड है। डिस्पाइट इसमें एक और ऐड कर दूं कि इस वक्त 40 लाख वॉलंटियर्स जो हैं रिटायर्ड आर्मी के जवान उसने वॉलंटियर कर दिया हुआ है। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्पिरिट। मैंने खुद कहा ISPR को कि यार मैं इन टर्की, इफ यू वांट आई कैन कम, मुझे एक राइफल दे दो, गिव मी अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स, गिव मी अ ब्रिगेड, जिस तरह भी देना है। आप ये वाला महाज भी तो संभाले में बेटी साहब, ये भी तो जरूरी है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है इसके अंदर ये जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट नाउ बन चुका है। ब्रिगेड साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो व्हाइट फ्लैग्स की आपने बात की और कल से बात ये खटक रही है मुझे, कैन इट बी सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फ्रॉम इंडिया कि हमने आकर जी देखें उन टारगेट को निशाना बनाया जिनको हम निशाना बनाना चाहते थे। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक किया जाता है तो ये गलत होगा, ये ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने व्हाइट फ्लैग्स जो है ना वो लहरा दिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें देखें डिसेप्शन तो हो सकती है, और जो आई थिंक इवन उससे पहले अगर आप देखें मैसेज आया उनका ट्राई सर्विस जो मिलिट्री की तरफ से था कि हमने जो है वो एंगेज किए हैं नॉन मिलिट्री टारगेट्स, तो इसका मतलब है कि भाई इससे आगे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आई थिंक उसमें जो बड़ी चीज है, 3 चीजें हुई हैं। ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके शोधा हैं, चाहे वो बच्चे हैं, अभी कर्नल साहब थे हमारे LOC पे ड्यूटी करने का बच्चा शहीद मुजफ्फराबाद में, 5-6 बच्चे बहालपुर में हुए, मुरीदके में हुए, खवातीन है, चाहे यंग है, मतलब एक पाकिस्तानी का ब्लड जो है कैसे आप रायगा होने देंगे। सो आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला फैक्टर कि आपकी इट कांट बी कि जी हम फौज को अगर नहीं मारते, सिविलियन को मारते तो काबिल बर्दाश्त, सॉरी, इन पाकिस्तान देयर इज नो डिस्कशन। दूसरा ये कि दे ब्रीच योर नेशनल बाउंड्रीज हैं, जो आप कह रहे हैं इंटेग्रिटी होती है, क्योंकि उन्होंने क्रॉस किया इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इट हैज टू बी रिस्पॉन्ड। थर्ड इज के न्यूक्लियर को डेंट करने की कोशिश की है, so it has to be now compensated with a response which is overwhelming। ये जो टेरेन है, आपने LOC का जिक्र किया, क्योंकि जब वो whenever they start they talk about, you know, they say Pakistan वाला कश्मीर, you know, हालांकि they have occupied actually the Kashmir, they never go for the plebiscite as per United Nations resolutions। अगर उनको इतना ट्रस्ट है अपने ऊपर तो वो उस पर जा सकते हैं इस तस्वाब राय के ऊपर और देख सकते हैं कितने कश्मीरी उनके साथ है। खैर वो अलग मौजू है। मैं इस टेरेन के हवाले से, इस सर्टन जियोग्राफी के हवाले से आपकी राय चाहता हूँ। मैंने एक जनरल साहब इंडियन जर्नल थे, उनको कहते हुए सुना कि यू कांट इवन बिलीव कि वो कितना टफ एरिया है, यू कैन नॉट इवन मेंटेन योर सप्लाई लाइंस। वो अपनी फोर्सेस को कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से पंगा करने जा रहे हैं और कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आप अपनी सप्लाई लाइंस को भी मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि लोकल कश्मीरी भी आपके साथ नहीं है। आपकी डेफिनेटली इस पर स्टडी होगी, सर्विस भी होगी, प्लीज इस पर जरा हमें थोड़ा सा आगाह कीजिए। ये कश्मीर में जो है, और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करें तो 3 तरह की ब्रॉड एरिया, एक लोअर कश्मीर है जो साउथ ऑफ आपके कोटली से नीचे आ जाए, और राइट फिर ओपन होता है जो फेमस अखनूर सेक्टर है, छाम जोड़ियाँ वाला, जहाँ बिल्कुल प्लेन है, जहाँ टैंक्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने किए 70 में छाम जो है कैप्चर किया था पाकिस्तान, वन टेरिटरी जो हमने ली वापस नहीं की। और फिर आप ऊपर चले जाए, एक पीर पंजाल रेंज जो कट कर फिर आप वैली में जाते हैं, ये हाई माउंटेन है जो आप कह लें कि बर्फ भी पड़ती है सर्दियों में, लेकिन बाय एंड लार्ज आप लेट्स से अगर आपने मरी देखा हुआ तो उससे थोड़ी सी ज्यादा हाइट है। और फिर आ जाता है ग्लेशिएटेड एरिया जो सारा साल कवर रहता है, 14,000 से लेके 23,000 फुट तक। जैसे इमेजिन के लोग 20,000 फ्रांस में अगर क्लाइम करे माउंट ब्लांक, कहते हैं कि हमने चोटी सर की, तो आपकी फौज जो है तो साइड पे लड़ा रही है। 3 तरह के टेरेन के सारे डिफरेंट डायनामिक्स हैं, लेकिन ये जरूर है कि माउंटेन में स्पेशली जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे अभी ज्यादा लड़ाई हुई है, दोनों जो नॉर्थ और साउथ ऑफ पंजाब हुई है, जहाँ पे डिफिकल्टी है, फॉरेस्टेड है, उसके बाद स्नीक करना आसान है, और सप्लाई लाइन फिर आपकी जनरली लेट से अगर 25 किलोमीटर का फ्रंटेज है ब्रिगेड का, तो उसमें एक ही रोड होगी जो करते, उस रोड को अगर आप चौक कर देते हैं, पासेज हैं, हेयर पिन बैंड है जिस पे ट्रैवल करना है, कॉन्वॉयज है, तो आपने स्टॉप करके
ये जो चौकी होती है, एक चौकी होती है, इस चौकी की क्या इंपॉर्टेंस है जी, जो हमने उड़ाई हैं? और कुछ आपसे पहले हमारे साथ बेगी साहब थे, उन्होंने कहा कि कुछ चौकियां तो पिछले 7 दहाइयों से थीं लेकिन वो उड़ गई, और वहाँ पे आपने खुद मेंशन किया कि 12 झंडे वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे लहराने पड़े। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी मजबूती किस हद तक होती है, और इसका उड़ जाना कितना डीमोरलाइजिंग होता है फॉर अ फोर्स, खासतौर पर इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें? इस पर लास्ट तरह कॉमेंट कर दीजिए। जी बिल्कुल, चौकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर पहाड़ों में है ही, पहाड़ों में कोई लीनियर डिफेंस तो नहीं है, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से तो आपका एक छोटा सा कला होता है, एंड इट इज एक्चुअली इंडिया की जो ट्रिपल लेयर्ड है, एक नीचे होती है, फिर ऊपर एक, उसके ऊपर फिर ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अगर आप उड़ा देते हैं और चौकी पे जर्नी एक प्लाटून होती है, यहाँ तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ाया गया जिसमें आपने देखा कि आग लगी थी, तो इट मीन कि वहाँ पे एक्चुअली अभी गैप क्रिएट होगी, या तो आके दोबारा बनाएगा और इट टेक्स अ व्हाइल, मतलब साल लग जाता है अपना एक ईयर बनाने, शायद इसीलिए व्हाइट फ्लैग्स जो हैं वो वेव किए गए थे। अच्छा, ये डिसेप्शन की जो हम बात कर रहे थे, मेरा सवाल उससे रिलेटेड है, वो बीच में रह गया था। जेडी वैंस ने 4 से 5 दिन पहले, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है राइट नाउ यूएस के, उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और अगर कोई कंट्री आकर दूसरी कंट्री के अंदर कुछ टारगेट्स को अटैक करती है तो इट्स परफेक्टली फाइन। और अब यूएस की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, या यूएस का जो नैरेटिव हम देख रहे हैं मौजूदा कंडीशन को देखते हुए, वो आपकी क्या राय है उसके ऊपर? ये मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड प्लस जापान को कहते हैं, बाकी दुनिया को नहीं मानते, हालांकि दे आर नॉट इवन आई थिंक 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो चाइना भी कहता है कि मतलब रेस्ट को देखें ना, तो ये इसमें आई वुड से बाय एंड लार्ज लेस जापान एक मुनाफिकत रहेगी। दे वुड नेवर लाइक पाकिस्तान टू हैव एन अपर एक्ट, डिमोरलाइज करना चाहेंगे। देयर इज आल्सो प्लान कि इसको डिफैंग किया जाए, तो उनका जो स्टांस है उधर ही रहेगा। यूएस की शेयर थी इस अटैक के पीछे, आपको लगता है? जी जी, मेरी अपनी परसेप्शन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो है मेरी अपनी परसेप्शन है कि एक इशारा था, उसको कहते हैं आंच पाना कि यार तुसी पैर जो बात सी कर लांगे, लेकिन हुआ ये है कि जब रिस्पांस किया, लिखा भी है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि भारत माइट हैव इन्फॉर्म्ड यूएस अबाउट दिस अटैक। प्लीज कंटिन्यू। तो वो ये चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत चाहता था कि अमेरिकन चाहते थे कि चाइना के अगेंस्ट पिच करें। जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट पिच हो गए, कंपैरेटिवली स्मॉलर कंट्री, तो आपने एक्चुअली अपना लेवल डाउन किया है। यू आर नॉट अ ग्लोबल प्लेयर। अभी बायलैटरल लड़े हमारे साथ, रिस्पांस आएगा, द हैमर इज रेडी। और बाकी थोड़ा वहां पे बता दूं कि लड़ाई जो है इट्स नॉट अ 2020 मैच, और ब्रिगेड साहब फुटबॉल मैच नहीं है, रुक भी तो नहीं रहा है भारत। ये जो अभी खबरें आई जा रही हैं कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो आई जा रहे हैं, पाकिस्तान उनको गिरा रहा है, पाकिस्तान तो पूरी तरह से तैयार है, तो इस चीज़ को भी नोटिस किया जा रहा है इंटरनेशनली, पूरी दुनिया के अंदर भी है, या जानबूझ के पोकिंग जा रही है ये भारत की तरफ से? जी, इसमें थोड़ा मैं, अगर मेरे पास टाइम अगर आप दें तो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट, बड़ा जरूरी है ये, आई थिंक इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इफ यू हैव टाइम तो इसको 1-2 मिनट लगा लेते हैं। जी, वही मैं इस पे आ रहा था कि एक तो आप स्टेट ऑफ वॉर में है, वॉर जो सीरियस बिजनेस है, थोड़ा वहां को बताने की जरूरत है। इट्स नॉट अ टिकटॉक, या ये लेट्स से 2020 का मैच नहीं है कि उन्होंने चौका लगा दिया, आपने छक्का ही मारना है। आई एम नॉट सेइंग कि रिस्पांस जाएगा, तो इट मीन कि आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपने सारी चालें है ना, लेट्स से आज आप एक मूव करते से 10 मूव आगे होंगे, वो क्या होगा, इट्स लाइक अ चेस गेम, लेकिन बेसिकली इसमें कैजुअलिटी आपकी कैजुअलिटीज होंगी, बिकॉज मिसाइल की ना इंडिया के पास है डिफेंस सिस्टम, हमारे पास है कि वो लेस जहाँ पे सेंसिटिव एरिया है ये पेनिट्रेट करेगा, और मिसाइल दोनों तरफ इस तरह के करेंगे। हाँ, जहाँ पे एयर पावर है, लैंड फोर्सेज है, नेवी है, वहाँ पे एक हार्ड लड़ाई जो है हो सकती है, पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्स करेगा। तो बी रेडी। उसमें भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया कि दे स्टार्टेड अ वॉर, एंड इसमें आपको ड्रोन स्ट्राइक्स भी नजर आएंगी, इसके अंदर ड्रोन आएंगे, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी। अभी फर्स्ट करें एक हेलीकॉप्टर गिरा है, ध्रुव हेलीकॉप्टर भारत का, तो ये उत्तराखंड जो आशा का सवाल था, ये इस द विजिलेंस फॉर सेक ड्रोन्स आर फॉर सेक ऑफ विजिलेंस, हम इसको ऐसे ही लें या कोई और मैसेजिंग है इसके अंदर? ये जो ड्रोन दोनों कराची के आसपास भी कुछ टुकड़े मिले हमें, रिपोर्ट्स ऐसी आई। देखें ड्रोन तो आपका सबसे इजी है, आपने देखा नहीं कि शायद रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, और पाकिस्तान के भी 1000 में डिफरेंट लेवल है। मे बी एक बिल्कुल छोटे साइज का सर्विलेंस के लिए यूज हो सकता है, देयर कुड बी आर्म ड्रोन, देयर कुड बी सुसाइड ड्रोन है, लॉटरिंग एमिनेशन है, लाइक शहीद सिस्टम है ईरान का, इस तरह के हमारे पाकिस्तान इस तरह जो बैराक्टर ड्रोन है हमारे पास, इसका फ्लाई 7000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक है, बड़े बड़े मिसाइल ले जा सकते हैं। तो ये चीजें नजर आएंगी आपको। ठीक है, चलें आप वी हैव टू बी रेडी सो ग्लैड टू हैव पीपल लाइक यू, जो वॉर वेटरन्स भी हैं, जो यू नो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सर्व किया है, ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छी एग्जांपल आपने दी है, क्योंकि इससे पहले जो हमारी लॉट थी वो शायद उतनी बैटल हार्डन ना हो। अब इंक्लूडिंग आवर आर्मी चीफ, मैं कल ये देख रहा था, कल मैं चीफ साहब की सर्विस का हिसाब एक्चुअली लगा रहा था, तो ये लोग तो जिस वक्त एनरोल हुए हैं वो पाकिस्तान का टफ टाइम था, तो हैव सीन द 9/11 और सारे चैलेंजेस देख के इंशाल्लाह आए
रहे हैं और यही शायद बात बहुत खटक भी रही है भारत को, एंड दे आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बड़ी साहब, आपके टाइम का शुक्रिया और अल्लाह करे कि सभी सलामत रहें और इंशाल्लाह हम फख्र के साथ और आजिज़ी के साथ इस जंग से निकलें। प्रोग्राम हमारा जारी है, सिचुएशन रूम स्टिल है, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दिस इज सिचुएशन रूम। एक महाज है जो सरहदों पे, एक महाज है जो हवा में, एक महाज है जो ऑन स्क्रीन ऑन कैमराज है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको संभाले हुए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं वो मालूमात जो आप तक बतौर पाकिस्तानी और दुनिया भर में पाकिस्तानी व्यूवर होने की हैसियत से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। द वे यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग हमारे इस काम को, उसका भी बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करें कि हम हर एंगल से इसके ऊपर बात करें, चाहे वो दिफाई लिहाज से है, वो सिफारती लिहाज से, इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं, उनकी हम राय लेते हैं बिकॉज वो डिफेंस को ओबियसली इस सारी सूरत हाल को समझते हैं। सुनसे रहा बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब, गुड मॉर्निंग, आपने हमें ज्वाइन किया। आई बिलीव आप सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त भारत जो स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है, चूंकि उसके अपने बाकायदा तौर पर आने वाले जहाज नाकाम हुए, तो अब ड्रोन्स के जरिए सर्वेलेंस की एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्म्ड फोर्सेस उसको भी भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड बैक कर रही हैं। आप इस टेक्निक को कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? देखिए, भारत के पास तो पूरी पैनोपली है इस वक्त वेपनरी की, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हैं जो 155 mm से फायर होते हैं और वो ऊपर लॉइटर करते हैं टारगेट के और उसको एक्वायर करते हैं और देन दे अटैक। दे आल्सो हैव आरपीवीज, यूकैव्स हैं उनके पास, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, और वो हेरन उनकी एक हमने गिराई भी है। और उसके बाद दे हैव दीज प्रिसिजन वेपन्स व्हिच दे डिलीवर फ्रॉम सेवरल प्लेटफॉर्म्स, एयरफोर्स है, सरफेस टू सरफेस है। और वो कल बड़े जोम में थे कि हमारे जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस बहुत इफेक्टिव है, और उनका मीडिया सारा वो क्रूज मिसाइल स्काल्प था वो दिखा रहा था राफेल से, मगर राफेल का जो असर हुआ वो आपके सामने है जी। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाटएवर दे है तो हमारे पास उसका एंटीडोट मौजूद है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के एंड से भी कोई मैनूवरिंग हुई है ऐसी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं? कोई ऐसी मैनूवरिंग हुई है? बिकॉज़ यस दे वर टॉकिंग अबाउट इट। किस चीज की? ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम साइट की आप बात कर रहे हैं? या मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो उनके एसेट्स हैं, एयरबोर्न और अर्ली वार्निंग एक्विजिशन के जो उनके जहाज हैं उनकी नेवी के, वो उनकी जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन होती है उस मोड में वो आम आर्मी की भी मदद करते हैं। वो क्लेम कर रहे थे कि जो पाकिस्तान पे उन्होंने मिसाइल अटैक किए थे तो वो एक्वायर करने में टारगेट उनकी मदद उस रेडार ने की थी, क्योंकि वो हाई कैपेबिलिटी लॉन्ग रेंज रेडार है उनके पास। तो ये उनकी कैपेबिलिटीज हैं, मगर वी आल्सो हैव दिस यू नो कैपेबिलिटीज जो कि मैचिंग है। और आपने देखा कि आप थोड़ा बता दें जिस एंटीटोड का और कैपेबिलिटीज का पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा बता दीजिए कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी ऐसे हथियार मौजूद हैं और किस तरह से अपना दिफा कर सकता है। देखिए, वी स्टार्ट विद कन्वेंशनल मोड आर्मी में, तो हमारे पास आर्टिलरी है, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं जो भी मोस्ट मॉडर्न हमने उसको टेस्ट भी किया है। वो बड़ा इफेक्टिव होता है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस उसमें होते हैं, और अब उसमें उसके साथ हमने प्रिसीजन जो टारगेटिंग है वो सॉफ्टवेयर भी अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, जो खासा मौसर कर देता है, उसको टारगेटेड कर देता है। फिर हमारे पास उसका जो एयर डिफेंस का एक पूरा कवरेज है, जो कि ग्राउंड आर्मी एयर डिफेंस है। उनके पास बैटलफील्ड कवरेज है जब वो मनूवर में जाती हैं फोर्सेस। डिफेंस में उनके पास लो, मीडियम और इवन हाई मैट कवरेज है। अभी हमारे पास एयरफोर्स के पास बड़े मौसर HQ-9 जिसका आपने मुशाहिदा भी किया होगा, उन्होंने एक जहाज गिराया है, और वो रेडार है जो कि डीप इनसाइड इंडिया उसको ट्रैक कर सकता है, जैम कर सकता है और एक्वायर करके टारगेट मिसाइल को उस तक पहुंचा भी सकता है। और इसके बाद वी हैव आवर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, जिसमें हमारी आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, उनके पास जो एसेट्स हैं नेवल फोर्सेस के कंपोनेंट भी है। ब्रिगेडियर साहब, हमें क्या चीज़ करती है? इज इट क्योंकि स्ट्रेंथ में वो ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी और बजट डेफिनेटली उनका ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हर मर्तबा, पहली मर्तबा नहीं, हर मर्तबा जो है हमने उनको ज़ेर किया है, हमारी अफवाज ने उनको ज़ेर किया है। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम देम? देखिए,
जो हमने अपनी न्यू वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो अर्ली एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व्स है। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारा रावी चिनाब कॉरिडोर है, लाहौर का बॉर्डर है, सियालकोट का बॉर्डर है, और इवन लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो हमने उनको कोई शैलो टेरिटोरियल गेन्स जो कि वो ढूंढने की कोशिश में वो नहीं, वो डिनाई हम करते हैं थ्रू वेरी इफेक्टिव हमारा जो आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स, ग्राउंड मनूवर के जरिए काउंटर अटैक करके कोई उनको स्पेस ना दी जाए। और जब मिलिट्री और एयर का जो मनूवर है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन, और एयर फोर्स ये इस पूरे डॉक्ट्रिन में पाकिस्तान के साथ हैंड इन ग्लव है, पाकिस्तान आर्मी के साथ। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, आई वांट कि इस पे आप थोड़ी सी बात करें, बिकॉज लोग ज़्यादा इस पे बात करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू नो इट। और पाकिस्तान ने बाकायदा कहा भी है कि जब ये मिसाइल्स फायर किए गए, पाकिस्तान ने इसकी सारी मनूवरिंग, सारा इसका जो ट्रैवल टाइम था, दे वर अंडर आवर रेडार्स एंड वी वर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस होल सिचुएशन। HQ-9 इन कंपैरिजन विद S-400 इंडिया ने जो हासिल किया है, वे डू वी स्टैंड, और इसकी कैपेबिलिटी को लेकर पाकिस्तान और इंडिया का क्या तकाबुल है टेक्निकली, अगर बता पाएं आप? देखिए HQ-9 तो एक है ना, तो बाकी हमारे पास और भी हमारे पास वो सिस्टम्स हैं जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं और मल्टीपल टारगेट्स को हम ट्रैक करके एक्वायर करके उनको टारगेट भी कर सकते हैं। S-400 हमारे पास नहीं है, मगर S-400 की जो कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली इट्स अगेंस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, और वो एक खास एरिया है जिसको वो कवर करता है, और उसमें भी उसको बीट किया जा सकता है, बिकॉज दैट्स वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स। बट देन वी हैव क्रूज मिसाइल्स, वी हैव अदर मिसाइल्स व्हिच कैन पेनिट्रेट, क्योंकि आपने एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इफ इट कम्स टू दैट क्रूज मिसाइल्स उसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी वो होती है, हॉरिजॉन्टल होती है कंपेयर टू बैलिस्टिक। इट्स इजी, इट्स नॉट इजी टू डिटेक्ट और डिफिकल्ट टू काउंटर। And I'm sure BMD डिफेंसेस जो उनके हैं S-400 उसको भी बीट कर सकता है। ठीक है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान जो है वो भारत की सारी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी नज़र रखे हुए होगा। जिस कॉम्बिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या भारत के पास ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह से मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल उनके पास है, मगर देन वी हैव ऑल द एंटीडोट्स, और ये जंग होती है डायलेक्टिक्स ऑफ द विल भी होती है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म भी होता है, और उसको किस तरीके से उन कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया जाता है, कितना बोल्डली इस्तेमाल किया जाता है, कितना इनोवेटिव। इफ वी टॉक अबाउट S-400 साहब, ये जो S-400 का आपने कहा कि सर्टन एरिया को करता है, भारत तो ओबियसली एरिया वाइज बहुत बड़ा है पाकिस्तान से, वे लार्जर देन पाकिस्तान, तो ओबियसली उनके लिए वो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं कि वो कैसे अपने एरियाज को डिफेंड करते हैं। तो इसका कोई एरिया सर्टन रेंज डिफाइंड है, और सीइंग द करंट मूव्स बाय इंडिया, क्योंकि कल से हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान वुड रिटेलिएट, खास तौर पे इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान वुड अटैक, एक्चुअली वी हैव रिटेलिएटेड ऑलरेडी, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं सीक द इंडियाज टेरिटरी जंगी नुक्ता निगाह से? देखिए, वो टारगेटिंग ऑप्शंस में तो ये जाना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का, बट रेस्ट अश्योर्ड इतना वो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनका एंटीडोट उनके पास नहीं है, और कोई फुल प्रूफ उनका डिफेंस नहीं है, डिस्पाइट S-400 होने के बावजूद। S-400 पूरे इंडिया को कवर नहीं करता और पूरे स्पेक्ट्रम को उनके कवर नहीं करता। देयर आर उसमें वल्नरेबिलिटीज, और वो वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं वो हमने पहले से पीस टाइम में आइडेंटिफाई करके रखी होती हैं। शुड द बैलून गो अप, हाउ टू एक्सप्लॉइट दोज वल्नरेबिलिटीज, और वो टारगेटेड हैं, उनको पता है हमारे जो मिसाइल फोर्सेस हैं, एंड दोज कुड बी एक्सप्लॉइटेड इजीली। ठीक है, अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, एक तो ये कि इससे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है ही इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, किस तरीके से वो 2019 में 2 जहाज़ मार दिए थे, पायलट पकड़ लिया था, 5 जहाज़ मार दिए, तो दे नो। लेकिन इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान दोबारा से अटैक बैक करता है, इसके बाद क्या पाकिस्तान के स्टैंड को कोई फ़र्क पड़ेगा? इंटरनेशनली जो हम लिए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफर कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि भारत उस पर नहीं आया, दे हैव वायलेटेड आवर टेरिटरी, तो उसके बाद कोई पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टैंड पे आप असर देखते हैं, कोई फर्दर प्रेशर देखते हैं? देखिए, प्रेशर तो पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं की है, हु वाज द फर्स्ट मूवर, वो इंडिया था, जाहिर तो इंडिया था, और डेटरस जो है ये इंडिया ने उसको अनस्टेबल किया है। दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप,
और पाकिस्तान जब रिस्पॉन्ड करेगा तो वो प्रोपोर्शनेट और अपने दिफा में करेगा। तो जो पाकिस्तान का मॉरल हाई ग्राउंड अभी है, ठीक है, अभी हम दुनिया का धर्मघोषा भी है, और बट देखिए इंटरनेशनल लॉ बड़ा वीक एक इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म आपने गाजा में देख लिया, यूक्रेन वॉर में देख लिया, ये माइट इज राइट वाली वर्ल्ड है। तो इसमें आप जब तक अपने खुद वो इंटेंट रिजॉल्व कैपेबिलिटी नहीं शो करते, दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेती नहीं। और आपका दुश्मन भी आपको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन दुनिया को देखते रहना चाहिए ना कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो इट्स नॉट इजी या कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी घुस आए और इस तरह से अटैक करके वापस चला जाए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अच्छी बात उन्होंने की कि इंडिया अग्रेसर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान और भारत को लेकर, हमने कोशिश की है कि इस टाइम के अंदर तमाम ही पहलुओं को जेर बहस लाएं, लेकिन सिलसिला जारी है। सिचुएशन रूम गोज ऑन, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त के अंदर भी जो ज़रूरी मालूमात है, जो ज़रूरी मेहमान हैं, उनका तज़िया आप तक पहुँचाते रहे। लेकिन हमारी तरफ से फिल वक्त इतना ही। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।